अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन। आज की वीडियो में मैं ईटा के पास पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ईटा पर अप्लाई किया है आने वाले पोस्ट जैसे कि पीएचडी, सीटी, डीएम एक्सेट्रा के लिए। तो ऐसे में आप लोगों के लिए 2022 के पास पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलो ज़्यादा वक्त लिए बगैर हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। और ये पीएचडी के पास पेपर है। सबसे पहले हमारे साथ जो इंग्लिश के एमसीक्यूज है वो है नंबर 17। एंड साइलेंट सैंक एंड सो टू सैंक, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन लाइन। इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सिमिली, बी है मेटाफोर, नंबर सी है एलिटरेशन, ये सही आंसर है। और लास्ट नंबर है पर्सनिफिकेशन। तो अभी हम ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं कि सिमिली क्या है, मेटाफोर क्या है और एलिटरेशन क्या है, इसी तरह पर्सनिफिकेशन क्या है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। सिमिली और मेटाफोर जो है ये दोनों एक ही चीज है। दोनों में हम दो मुख्तलिफ चीजों की कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि सिमिली में हम लाइक या एज इन जैसे वर्ड्स का सहारा लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए, और मेटाफोर जो है ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जिस तरह सिमिली में हम कंपैरिजन करते हैं ही इज ब्रेव लाइक अ लायन, इसमें हमने लाइक वर्ड का सहारा लिया है। इस तरह नंबर सेकंड है शी इज एज कोर इज अ कैट, तो यहाँ पर हमने एज वर्ड का सहारा लिया है। तो इसी तरह ये लाइक और एज वर्ड्स का जब हम सहारा लेते हैं कंपैरिजन के लिए तो इसको सिमिली कहते हैं। और जो डायरेक्ट कंपैरिजन होती है जैसे कि हम कहते हैं ही इज अ लायन या लाइफ इज अ जर्नी, तो इसमें हम लाइक या एज इन जैसे वर्ड्स को यूज नहीं करते, तो इसको मेटाफर कहते हैं। तो मेटाफर और सिमिली में ये डिफरेंस है। इस तरह इसके बाद है इलिटरेशन है। तो इलिटरेशन जो है ये मोस्टली वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके हर वर्ड जो है इसका बिगिनिंग साउंड सेम होता है, जो स्टार्टिंग साउंड होता है वो सेम होता है। और ऐसे सेंटेंसेस जो है ये फ्लुएंटली रीड करने में थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। जिस तरह एग्जांपल में है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, या हम कहते हैं कि if two witches were watching two watches, which witch would watch which watch। तो इस किस्म के सेंटेंसेस को इलिटरेशन कहते हैं। इसमें हर वर्ड का जो बिगिनिंग साउंड होता है ये सेम होता है। और नंबर लास्ट जो है पर्सनिफिकेशन है। तो पर्सनिफिकेशन जो है मोस्टली जब हम नॉन ह्यूमन एंटिटी जो गैर इंसानी वजूद होता है और इसको हम इंसानी जैसे क्वालिटीज देते हैं और खसूसियात देते हैं या इमोशंस और फीलिंग्स देते हैं, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह के एग्जांपल में है द सिटी wept with sorrow on his death, जिसका मतलब ये है कि सारा शहर उसके मौत पर रोने लगा। तो इस ये अभी ये सिटी को हमने ह्यूमन जैसे इमोशंस दिया है और ये सिटी जो है तो ह्यूमन नहीं है। तो इसी तरह ये नॉन ह्यूमन एंटिटी को जब हम ह्यूमन जैसे क्वालिटी देते हैं या इमोशंस देते हैं तो इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। अभी आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो इसमें अभी आप लोग देखें एंड साइलेंट सैंक एंड सो टू सैंक, राइट आंसर कौन सा है? इलिटरेशन है, क्योंकि हर वर्ड का बिगिनिंग साउंड सेम है। तो इसके बाद नंबर 18 है चूज द करेक्ट नंबर ऑफ सिलेबल्स एंड टेलीविजन। ये टेलीविजन वर्ड में कितने सिलेबल्स है? और सिलेबल्स जो है ये एक वर्ड को जब हम इसकी ब्रेकिंग डाउन करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में हम एक वर्ड को डिवाइड करते हैं, तो ये ईच स्मॉल पार्ट जो है इसको हम सिलेबल्स कहते हैं। और हर एक सिलेबल में एक वावल साउंड जरूर होनी चाहिए। तो अभी इसको हम सिलेबल्स में डिवाइड करते हैं, ठ, ले, वे, जन। तो इसमें हमारे साथ है 4 सिलेबल्स है। इसके बाद नंबर 19 है आइडेंटिफाई द पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे साथ पॉजेसिव प्रोनाउन है हिज, हर, आवर्स, माइन। बी में फिर हमारे साथ वर्ब्स है, सी में नाउन है और डी में प्रोनाउंस है। तो ए नंबर ठीक है। अभी इसमें बाज कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें हमारे साथ बाज पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ एस का इजाफा होता है, बाज के साथ इसका इजाफा नहीं होता। तो चलो ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं।
पॉजिटिव प्रोनाउन एक साइड पर है और दूसरे कार्य में हमारे साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन मोस्टली ये जब प्रोनाउन के साथ एस होता है ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, और जो विदाउट एस होते हैं तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। द बुक इज माइन या दिस कैप इज योर्स। तो यहाँ पर ये योर्स और माइन जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सिर्फ इज पोजीशन शो करता है, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। और दूसरा नंबर है दिस इज माई कैप या दिस इज योर कैप। अगर इसे हम ये माई और योर ड्रॉप करें तो फिर सेंटेंस होगा दिस इज बुक, दिस इज बुक, दिस इज कैप। तो अभी ये बुक और कैप जो है क्लियर नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये माई और योर जो है ये बुक और कैप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और इंफॉर्मेशन देना जो है ये एडजेक्टिव का काम है। और तो ये पॉजिटिव फॉर्म में भी है और इसका फंक्शन एडजेक्टिव जैसा है, तो इसलिए इसको हम दोनों नेम देते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, और बाकी जो है ये सिर्फ पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसके बाद नंबर 20 है वी स्टेड इन अ होटल, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन जेंडर नाउन। ये होटल जो है ये कौन सा जेंडर है? तो याद रखिए उर्दू में तो हमारे साथ सिर्फ 2 जेंडर होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, लेकिन इंग्लिश में हमारे साथ 4 जेंडर होते हैं। ये होटल जो है ये न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर कौन सा होता है? न्यूट्रल का मतलब है नॉर मेल नॉर फीमेल। जितने नॉन लिविंग थिंग्स है तो ये इंग्लिश में इसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, क्योंकि न मेल होते हैं न फीमेल होते हैं। नंबर बी में मिस्किन है, ये तो मुज़क्कर होता है, आप लोग समझते हो। नंबर सी फेमिनिन मुअन्नस होता है, और नंबर डी कॉमन जो है, कॉमन जेंडर वो नाउन होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं। सपोज हम कहते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, या हम कहते हैं टीचर या नर्स या डॉक्टर, ये सारे कॉमन जेंडर है, क्योंकि डॉक्टर टीचर नर्स ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 21 है a noun or pronoun for whom or to whom the action is directed is known as। वो नाउन या प्रोनाउन जिसकी तरफ एक्शन रेफर होता है, तो इसको हम कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे? नंबर ए है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। नंबर बी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर सी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे साथ नंबर 21 है। मैंने एग्जांपल दी है आई बॉट अ कार फॉर यू, तो इसमें हमारे साथ 2 ऑब्जेक्ट है। एक कार है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये बॉट एक्शन, खरीदने का काम जो है ये किस चीज पर हुआ है? ये डायरेक्टली कार पर हुआ है। तो एक्शन से जो चीज डायरेक्टली मुतासिर होता है इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये खरीदारी का काम डायरेक्टली कार पर हुआ है। फिर इसके बाद है फॉर यू, तो ये काम किसके लिए हुआ है? ये कार, ये किसको रेफर होगा, इससे फायदा किसको होगा? तो जिसको फायदा होगा और जिसके लिए काम किया जाता है इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यू इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जरूरी भी नहीं है, इसका कोई खास तरतीब नहीं है कि पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि दूसरे सेंटेंस में मैंने वही सेंटेंस है, मैंने इसके ऑर्डर को थोड़ा चेंज किया है। आई बॉट यू अ कार, तो दोनों की मीनिंग एक जैसी है, लेकिन आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये क्या होते हैं। इसके बाद नंबर 22 है अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल इज कॉल्ड। 2 लोगों के दरमियान या 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू बातचीत होती है इसको क्या कहते हैं? ये तो सिंपल सी बात है, डायलॉग। नंबर डी ठीक है। स्पीच आप लोग जानते हो, तकरीर होता है, लेक्चर जो टीचर लेक्चर देता है, नॉइज शोर नहीं है। नंबर 23 है सेलेक्ट द वर्ड दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है? कॉन्सोनेंट क्लस्टर वो होते हैं जब हमारे साथ इकट्ठे 2 या मोर देन 2 कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। तो नंबर ए है ह्यूज, इसमें तो हमारे साथ ऐसे कॉन्सोनेंट नहीं है जो इकट्ठे एक साथ आए हो। नंबर बी में है स्ट्रेंथ, तो इसमें स्टार्टिंग में आप लोग देखिए एस पी आर, ये तीनों कॉन्सोनेंट इकट्ठे एक साथ आए हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर, तो ये ठीक है। बाकी सी डी में नहीं है। नंबर 24 है ए और एन space is added to the base form
of word to change its meaning. ये वर्ड के साथ जब हम ऐड करते हैं, इजाफा करते हैं, तो ये इसकी मीनिंग चेंज होती है। तो कौन सा चीज, किस चीज का इजाफा करते हैं? सफिक्स, प्रीफिक्स, एफिक्स, नन ऑफ द अबव। तो इजाफा तो हम सफिक्स का भी कर सकते हैं, प्रीफिक्स का भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसी क्लियर बात नहीं हुई है कि हम वर्ड के बिगिनिंग में इजाफा करेंगे या एंड में इजाफा करेंगे। तो इसमें आता है इफेक्ट्स। और इफेक्ट्स क्या होता है, थोड़ा सा इसकी भी हम वजाहत करते हैं। इफेक्ट्स जो है, इफेक्ट्स से मुराद प्रीफिक्स सफिक्स दोनों होते हैं। प्रीफिक्स जब हम किसी वर्ड के स्टार्टिंग में इजाफा करते हैं, इस तरह असोशियल तो ए जो है हमने स्टार्टिंग में इजाफा किया है। यहाँ कहते हैं री राइट, ये री जो है ये प्रीफिक्स है। यहाँ कहते हैं एन एक्टिव, तो ये आई एन एन जो है ये प्रीफिक्स है। इसी तरह जब हम किसी बेस वर्ड, बेस फॉर्म द वर्ड के एंड में हम इजाफा करते हैं, तो इसको सफिक्स कहते हैं। जैसे कि है केयरलेस और केयरफुल या माइंडफुल, तो ये फुल लेस ये चीजें जो है इसको हम सफिक्स कहते हैं। ये इसको इजाफा हम एंड में करते हैं। तो एमसीक्यूज में ये स्टार्टिंग में इजाफा या एंड में इजाफा, इस तरह कोई क्लियर बात इसमें नहीं हुई है, इसलिए इसमें इफेक्ट्स ठीक है। इसके बाद है नंबर 27, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है ग्रामर के लिहाज से? मॉडल वर्ड है, मेन वर्ड है, ऑक्सिलरी वर्ड है या एरियल वर्ड है? तो इसका भी हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। मॉडल वर्ड नंबर ए ऑप्शन में मॉडल वर्ड है। तो मॉडल वर्ड क्या है? मॉडल वर्ड हमारे साथ जितने ऑक्सिलरी है, कैन, कुड, विल, शैल, ought to, have to, must, may, might, ये सारे जो है इसको हम मॉडल वर्ड्स कहते हैं। और नंबर बी ऑप्शन में मैन वर्ड जो है एक्शन वर्ड्स होते हैं, वो जो एक्शन एक्सप्रेस करते हैं, लाइक ईट, ड्रिंक, प्ले, स्लीप, ये सारे मैन वर्ड्स होते हैं। नंबर सी ऑप्शन में हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ड था, तो ऑक्सिलरी हमारे साथ थ्री ऑक्सिलरी है, बी, डू और हैव है। अभी थोड़ा सा ये बी की वजाहत करते हैं। बी जो है ये हमारे साथ ऑक्सिलरी के लिए, क्योंकि ये भी वर्ब होते हैं, तो इसके भी हमारे साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होते हैं। तो ये बी जो है ये फर्स्ट फॉर्म में है और इसमें हमारे साथ थ्री ऑक्सिलरीज है, एज, एम, आर। और फिर इसका सेकंड फॉर्म वाज वर्ड है, इसका थर्ड फॉर्म बेन है। और नंबर डी ऑप्शन में इरेगुलर वर्ड्स थे, तो इरेगुलर वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसका हम सेकंड, थर्ड फॉर्म जो है ये हम डी या ईडी के इजाफे से नहीं बनाते, बल्कि हम स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। जैसे कि कम, कैम, कम, या ब्रिंग, ब्रॉट, या स्वैम, स्वॉम। तो ये हमारे साथ इरेगुलर वर्ड्स है। तो अभी आते हैं वापस एमसीक्यूज की तरफ। तो इसमें ये कैम यूज हुआ है, तो ये हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ड है। इसके बाद है नंबर 28, एंड द गार्डन इज चेंजिंग इट्स क्लोथ्स, which figurative device is used in the line? इसका मतलब ये है कि गार्डन, बाग है, वो तो कपड़े चेंज नहीं करते, लेकिन ये जो है ऑटम सीजन की तरफ इशारा करता है कि ऑटम सीजन में गार्डन दरख्त जो है से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें एक किस्म की सिंबॉलिज्म हुई है। गार्डन दरख्त है, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो ह्यूमंस नहीं है, और इसकी कंपैरिजन हुई है ह्यूमन के साथ, क्योंकि कपड़े चेंज करना ह्यूमन की क्वालिटी है। तो इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं, और ये हमने पहले वाले एपिसोड में डिटेल में डिस्कस किया था। नंबर 29 है द वर्ड क्रोकस मीन्स, तो ये तो मीनिंग जब आप लोग आती हो तो ये आप लोगों के लिए इजी होगा। इसमें नंबर डिक्लेयर है, काइंड ऑफ फ्लावर है ये। आते हैं नंबर 30 की तरफ, चूज द करेक्ट मिनिमल पेयर इन द फॉलोइंग। अभी पेयर आप लोग तो जानते हो, लेकिन ये मिनिमल पेयर जो है ये ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जब ऐसे टू वर्ड्स हो जो वन सिलेबल हो, शॉर्ट हो, और इसमें सिर्फ एक फोनीम चेंज हो, तो इसको हम मिनिमल पेयर कहते हैं। तो इसमें नंबर 18 पे पेन एंड बेन, क्योंकि इसमें पी और बी फोनीम जो है चेंज है, बाकी एक जैसे है, इसको हम रनिंग पेयर्स भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद ट्रक एंड बस, इसमें तो एक फोनीम चेंज नहीं है। इस तरह नंबर सी है रूट एंड डॉट, तो इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों फोनीम चेंज है, तो ये मिनिमल पेयर नहीं है। और पेज एंड बुक ये भी नहीं है। ओके, आते हैं नंबर 31 की तरफ, यू ऑट टू कम अर्ली, आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस। मॉडल वर्ब्स कैसे थे, मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिए थे, कैन,
could, shall, I, should, ought to, must, has, have to, ये सारे हमारे साथ मॉडल वर्ड्स है। इसमें नंबर ए ठीक है ought to। ought to जो है ये भी यूज होता है और इसकी बजाय हम should भी यूज कर सकते हैं। हम ये तो मेन वर्ब है, to की पोजीशन है। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट वन है हमारे साथ 42। 42 में है we should not waste our time watching television. Identify the helping verb in the sentence. तो सेंटेंस में हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? नंबर ए है वेस्ट, ये तो मेन वर्ब है। नंबर बी वॉचिंग, ये भी मेन वर्ब है। सी तो प्रोनाउन है। नंबर डी शुड, इसमें उन्होंने हेल्पिंग की है, ये शुड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब है। तो ये नंबर डी हमारे साथ ठीक है। नंबर 43 है he wanted to read that book. Identify the underlined phrase. जो underlined phrase है to read, तो to preposition है और इसके बाद read verb है। तो ये क्या है ये फ्रेज? नंबर ए है मैन वर्ब, मैन वर्ब तो नहीं है क्योंकि इसको हमने डिस्कस किया, एक्शन शो करता है। बी मॉडल वर्ब, वो भी नहीं है। नंबर सी लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब अभी क्या है? हमारे साथ जो बी एज एम आर है इसको हम एज लिंकिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो ये तो एज एम आर भी नहीं है। तो नंबर लास्ट है इन्फिनेटिव, तो ये इन्फिनेटिव ठीक है। इन्फिनेटिव क्या है? ये टू प्लस वर्ब जो है इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इसमें दूसरी किस्म बेर इन्फिनेटिव भी आता है जब वर्ब के साथ टू नहीं न हो। जिस तरह हम ये ऑक्सिलरी के साथ मॉडल के साथ जो हम यूज करते हैं कि ही कैन राइट, सपोज ही कुड गो, तो ये इसमें वर्ब के साथ टू नहीं, इसको हम बेर इन्फिनेटिव कहते हैं। नंबर 44 है continuous as the stars that shine. This line is taken from the poem. तो ये तो याद करने की चीज है कि ये लाइन कौन से पोएम से लिया गया है? तो द डैफोडिल्स से। अभी आते हैं नंबर 45 की तरफ। I ran the obstacle course in record time. Change the voice. तो एक्टिव पैसिव वॉइस की बात हो रही है। इसमें ए भी ठीक नहीं है, बी भी ठीक नहीं है, सी ठीक है। The obstacle course was run by me in record time, और डी भी ठीक नहीं है। तो ये सी क्यों ठीक है? थोड़ा सा इसको मुख्तसर डिस्कस करते हैं। तो जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस हमारे साथ एक्टिव वॉइस में हो, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी यूज करते हैं। ये सिंपल से शॉर्ट आप लोगों ने याद करनी होगी। बाकी इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस में डिटेल में सारे रूल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन सब अब यहाँ पर हम सिर्फ इंडेफिनिट की बात करते हैं। सपोज आई ड्रैंक वाटर, ये प्रेजेंट टेंस है। तो इसके बाद नेक्स्ट टेंस जो है पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें हैज एंड आर यूज होता है। तो हम वर्ब वाटर इज ड्रंक बाय मी, ये इसका पैसिव वॉइस है। आई ड्रैंक वाटर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके बाद इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज करेंगे, उसमें हमारे साथ वाज और वर्ड्स भी है। तो वाटर वाज ड्रंक बाय मी। अभी वापस आते हैं नंबर 46 की तरफ। he said what can I do for you, change the narrative। तो ये तो डायरेक्ट इंटर की बात हो रही है। इसमें नंबर 80 है he asked what he could do for me। तो ये ए नंबर क्यों ठीक है, इसके लिए थोड़े से रूल्स डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पर हम ट्रेन में वीडियो बनाएंगे सारे रूल्स पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। तो आप लोग ये सेंटेंस की तरफ देखें। he said, ये पोर्शन हम इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास में है what can I do for you, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एक नीचे मैंने एक फार्मूला दिया है SON सन बटा 128। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। ये एस से मुराद सब्जेक्ट है, ओ से मुराद ऑब्जेक्ट है, और इन से मुराद है नो चेंज। और नीचे एक से मुराद है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, टू से मुराद है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और थ्री से मुराद है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो जब हमारे साथ रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में जितने सेंटेंस होते हैं, इसमें हमारे साथ सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर इसमें हमारे साथ प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। और अगर हमारे साथ ये इन्वर्टेड कॉमास वाले रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो रिपोर्टेड स्पीच में
तो नो चेंज, इन प्रोनाउंस को हम चेंज नहीं करेंगे। अभी आप लोग सेंटेंस की तरफ देखिए, ही सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो ये आई जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो सेंटेंस कैसा होगा, ही आस्क्ड, तो सेड को हम आस्क में चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन है, तो ये सेड आस्क में चेंज हुआ। ही आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर मी, और ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है, ये क्वेश्चन जो है ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज होगा। व्हाट ही कुड डू फॉर मी, ये कैन कुड में चेंज होगा। अभी आते हैं नेक्स्ट वन एमसीक्यूज की तरफ। इसके बाद हमारे साथ नंबर 84 है, आइडेंटिफाई द वर्ड टू विच प्रीफिक्स इज एडेड। इसमें कौन से वर्ड के साथ प्रीफिक्स ऐड किया गया है। प्रीफिक्स प्री का मतलब है बिफोर, जिस वर्ड से पहले इजाफा हुआ हो तो इसको प्रीफिक्स कहेंगे। तो ये ए है स्पॉटलेस, ये तो सफिक्स है। बी है डिसलाइक, तो डिस का इजाफा हुआ है लाइक के साथ, तो ये हमारे साथ प्रीफिक्स है। बाकी सी है लॉजिकल, तो इसके साथ ए एंडिंग में इजाफा हुई, सफिक्स है। हैप्पीनेस है, ये सफिक्स है। नंबर 84 है असद's कैमरा, नेम द पंक्चुएशन यूज्ड फॉर पोजीशन। तो ये पंक्चुएशन, ये कामा, इसको हम क्या कहेंगे, जो ऊपर वाला कामा है अपस्ट्रफी, ऊपर वाले कामे को हम अपस्ट्रफी कहेंगे। बाकी बी है कामा, जो नीचे कामा यूज होता है वर्ड के साथ, ये तो वो नहीं है। नंबर सी है पीरियड, जो फुल स्टॉप होता है। नंबर डी है सेमीकोलन, जो 2 डॉट्स होते हैं, तो ये हमारे साथ अपस्ट्रफी है। नंबर 86 है रॉक वॉल्डो एमर्सन इज द राइटर ऑफ, तो ये तो याद रखने की चीज है, अ नेशन स्ट्रेंथ। नंबर 87 है इन अ पोएम द वर्ड्स गोल्ड ओल्ड बोल्ड आर, ये क्या है, रेमिंग है, मैचिंग है, सिमिलर है, सिनोनिम है, तो ये भी हमारे साथ रेमिंग है। रेमिंग वो वर्ड्स होते हैं जिसमें वन फोनीम साउंड चेंज हो और बाकी जो है एंडिंग साउंड्स एक जैसे हो। नंबर 88 है इट वाज एन आइडेलिक डे, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इस अंडरलाइन वर्ड की मीनिंग क्या है, तो ये है पीसफुल, ये भी याद करने की चीज है, जब आपके साथ वोकैबुलरी ज्यादा हो तो ये आपको बड़ी इजी होगा। नंबर 91 है यू आर माई सनशाइन, विच फिगरेटिव डिवाइस इज यूज्ड। इसमें कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, तो सिमिली है, मेटाफर है, इलिटरेशन है, पर्सनिफिकेशन है। तो पर्सनिफिकेशन तो नहीं है क्योंकि इसमें हमारे साथ किसी नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग्स के साथ क्वालिटीज का कंपैरिजन नहीं हुआ है। सिमिली भी नहीं है, ये मेटाफर है क्योंकि ये कंपैरिजन है और ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। नंबर 92 है स्पेस इज रिराइटिंग अ पोएम स्टैंजा प्रोज शेप। जब हम स्टैंजा को प्रोज शेप में लिखते हैं, सारा फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो ये तो वाज़ेह सी बात है, फ्रेज इसको कहते हैं, पैराग्राफ के लिए, आर्टिकल के लिए, स्पीच के लिए। तो व्यूअर्स, ये हमारे साथ पीएचडी का पास पेपर था 2022 का, और इंशाल्लाह इसके बाद फिर मैं सीटी का जो पास पेपर है इसका वीडियो भी जल्द अपलोड करूंगा।